चलिए आज के सेशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास वंस अगेन हमारा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है और हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ जिस पे हमने ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, वो हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। पहले हमारे पास जो है वो वोकैब्युलरी होती है और कुछ ये सारे के सारे वो सेक्शंस हैं, जो इससे पहले पेपर्स के अंदर बार-बार आ रहे हैं और एजुकेटर्स और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और हर किसी भी वन पेपर के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो हम सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करेंगे और सेक्शन 1 हमारे पास है वोकैब्युलरी का। वोकैब्युलरी का ऑप्शन हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है। सो हम बगैर किसी ताख़ीर के अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और पहले स्टेप में हम जो है वो तमाम वर्ड्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम वो वर्ड्स जो हैं वो याद करते चले जाएँ, जो कि हमारे साथ जो है वो इसका हिस्सा हैं। और वर्ड्स के साथ-साथ हम जो है वो फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो है वो कहाँ तक याद किया। सो सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है और बड़ा ईज़ी सा वर्ड है स्वयं। ठीक है जी, स्वयं। स्वयं हम जो है वो आप जानते हैं कि लश्कर को भी अमूमन जो है वो कहा जाता है SWARM, तो आपने इसको साथ-साथ याद करना है। स्वयं, स्वयं अमूमन जो है वो नाउन की कैटेगरी में आता है। सो क्या आप कोई स्वयं का जुमला बना सकते हैं? A large number of people, इसका मतलब है A large number of people। कोई जुमला आप बना सकेंगे? आपको ये आसान है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इसका कोई जुमला बना सकें तो दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। स्वयं। सो स्वयं का जुमला जो है वो आपने बनाना है अभी। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास पहला जो है वो है स्वयं। सो स्वयं का जुमला आप बनाएँगे अगर आपको इसका पता है। अगर आपको इसका जुमला नहीं आता सो दैट इज़ वेरी ईज़ी कि हम जो इसका जुमला बना सकते हैं, वो हमारे पास हो सकता है कुछ भी swarms of policemen surrounded the building। ये हमारा आज का पहला वर्ड था स्वयं जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो चुका है। वेरी गुड। ओके जी। दूसरे नंबर पे हम वर्ड जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और अभी की अभी इसको याद भी करेंगे। दूसरा नंबर पे हमारे पास वर्ड होता है इंशू, ANSUA। इसको आपने अभी मेमोराइज़ करना है, अभी इसको याद करने की कोशिश करना है। हमारे पास ENSUA, इसको हम जो है एनसीयू कहते हैं। एनसीयू का मतलब है नतीजा निकलना, किसी भी चीज़ का कोई नतीजा निकलता है, जब कोई नतीजा सामने आता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि आपने ये किया कि जब जो है वो कोई जॉब आप कर रहे थे, कोई मुलाज़मत पे थे आप, आपने वो मुलाज़मत खो दी। आपकी मुलाज़मत चलिए मान लीजिए कि वो किसी वजह से कोरोना की वजह से चले गई, ठीक है? सो अब क्या हुआ, जो उसके एनसीयू हैं वो क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है? सो डिप्रेशन में इंस्यू का मतलब हमारे पास क्या हुआ, टू हैपन आफ्टरवर्ड्स। ठीक है जी, आफ्टरवर्ड्स जो बाद में होता है उसे हम इंस्यू कहते हैं और आपको पता है ये इंस्यू वर्ब है, ठीक है? और ये बार बार पेपरों के अंदर जो है वो इसके हमें सिनोनिम्स आते रहे हैं, ठीक है? ये हम जो जो भी क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को कनेक्ट करने से पहले हम आपके साथ आपके जो सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस पेपर्स होते हैं डेफिनेटली उन्हें कंसीडर करते हैं और उन्हें कंसीडर करने के बाद ही आपके साथ जो है वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। सो इनको जो है वो करना है। इंसू का जुमला देख लेते हैं कि इकरा लॉस्ट हर जॉब एंड द ensuing month in the ensuing month she became depressed। सो देखा आपने इंसू का जो है वो जुमला हमने बनाया। थर्ड हमारे पास बड़ा ईज़ी सा वर्ड है, हम इसके मुतालिक ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस भी इसे कहते हैं। हाइपोथेसिस में हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास नाउन है जी इकरा, इंशाल्लाह अब आपकी जॉब लग जाएगी जब आप ढंग से अभी तैयारी कर रहे हैं।
सो हाइपोथेसिस हम कहते हैं मफरूजे को। हाइपोथेसिस से मुराद हमारे पास जो है, जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे फौरन से ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये होता है जो आपका मफरूजा हो सकता है, जो क्यास है, जो ख्याल है, वो हाइपोथेसिस होता है। ठीक है जी। हाइपोथेसिस जो है वो, वहाँ पे इसका जुमला आसान सा बना सकते हैं, योर हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड बाय योर प्रोफेसर। ओके जी। सो ये हमारी हाइपोथेसिस हो गया, इजी था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटॉक्सिकेटेड होता है। इन ये वर्ड जो है वो अभी जब हम यहाँ पे कह रहे होते हैं ना, हमें बड़े इजी इजी लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब पेपर में आते हैं हम इनके मतलब भी भूल जाते हैं। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है जी। सो इंटॉक्सिकेटेड का मतलब जो है, अगर हम इसको देखें कि इंटॉक्सिकेटेड को जब हम उर्दू में समझना चाहें, मतलब होता है कोई ऐसा जो मस्त माहौल में बैठा होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर दरबारों पे मलंग बैठे होते हैं, ठीक है, उन्हें परवाह ही नहीं होते, वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, उनकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। दुनिया जहान को लेने के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं जी उनकी? उनकी वही होती है कि वो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी और एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी आपने इंटॉक्सिकेटेड लोग देखे हैं? कभी किसी ने को मलंग सलंग देखे भी हैं या नहीं? या आजकल तैयारी में आप सब जो है वो मलंग बन चुके हैं, आप सबको फील होता है कि हम सब इंटॉक्सिकेटेड हैं। सो इंटॉक्सिकेटेड, अच्छा ये हमेशा नेगेटिव टर्म में नहीं इस्तेमाल होता, पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, आपने देखा जब हमें कोई अचानक से खुशी मिलती है तो हम इंटॉक्सिकेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या हम जो हैं वो आई वॉज, जुमला हो सकता है आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड विथ द ब्यूटी ऑफ द सीन, विद द ब्यूटी ऑफ द सीन। सो ये देखिए, अब इंटॉक्सिकेटेड इसमें भी हो गया। पांचवा वर्ड है, लेकिन पांचवें वर्ड से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये चारों के चारों वर्ड के मीनिंग आपको समझ में आ गए और आपने जो है वो इसको समझ लिए? ये सारे के सारे आपको आ गए? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्राइजल। अच्छा, ये जो वोकैबुलरी होती है ना, ये कोई भी वोकैबुलरी हमारे पास जो होती है, ये बेसिकली किसी भी मकान की ईंटें जो होती है ना, वो है रिप्राइजल। तो रिप्राइजल को अगर हम उर्दू में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि जब आप जो है वो इंतकाम लेते हो, बदला लेते हो, ठीक है। रिप्राइजल जो है वो जब आप किसी से इंतकाम लेना चाह रहे होते हो, तब क्या होता है, तब आप जो है वो रिप्राइजल, बदला किसी चीज के इवज। सो देखे ना, रीकैप जब हम कहते हैं, रीकैप का मतलब होता है पिछली किस इससे पहले क्या हुआ। सो PRISL, रिप्राइजल। रिप्राइजल मीन्स कि जब आप किसी से कोई बदला ले रहे होते हो, ठीक है जी। सो इंग्लिश में अगर इसका मतलब हम लिखना चाहें, लेकिन उससे पहले इसकी टाइप देख लेते हैं। ये नाउन होता है, ठीक है। सो हम ये भी देख लेते हैं, द फॉरेन ऑफिस इज कंसर्न अबाउट पॉसिबल reprisals in Sri Lankan citizen case। अब देखें ना, जैसे सिटीजन केस था, अब जो फॉरेन ऑफिस है वो अब उसके पॉसिबल रिप्राइजल के मुतालिक जो है वो परेशान है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्राइजल है, किसी चीज में कोई बदला, कोई इवज जो है वो लेना, ठीक है जी। सो हमें ये जो पांच वर्ड्स हैं पहले याद हो गए। अब आप एक काम करेंगे, आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखेंगे, आप जुबानी इन वर्ड्स को स्वयं, इंसू, हाइपोथेसिस, इंटॉक्सिकेटेड और रिप्राइजल को चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। और इसके लिए आपको जो है वो मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूँ। पांच वर्ड्स को चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे जुबानी, ताकि हमें पता चले आपको भी याद हो गए हैं। हाँ जी। नहीं, एक ही लिखे हैं, नहीं आदर साहब, एक ही मैसेज में लिखे हैं। ठीक है, गुड, गुड, वेरी गुड जफर, इकरा राना, वेरी गुड।
वेरी गुड। बाकी जो हैं अगर वो भी लिख लें। अभी तो वैसे सर्दियाँ उस तरह से नहीं आई हैं कि आप लोग लिखने से ही फ़ील करें कि शायद जो है वो हम थक जाएँगे। तो यकीन करें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आप थकेंगे, आप लिख सकते हैं। सो जी डन हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ और अगली स्क्रीन पे हम चलते हैं। ओके जी, अब हमने 5 वो वर्ड सीख लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार एग्ज़ाम्स में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हमारे पास है वर्ड है स्लेट। छठे नंबर पे हमारा जो वर्ड है ये है स्लेट। अच्छा ये स्लेट का क्या मतलब है? ये वो स्लेट तो नहीं है कि जब हम बच्चों को जो है वो देते होते थे कि ये लो बेटा, ये पकड़ो स्लेट और स्लेटी, तो इसके ऊपर अब लिखना शुरू कर दो। आपने देखा होगा कि आप अपने ज़माने में जो है वो स्लेट और स्लेटीज़ को देखा करते थे। स्लेट जो है ये वो वाली स्लेट नहीं है, यहाँ पे स्लेट जो है वो बतौर वर्ब यूज़ हुआ है और स्लेट का हमारे पास मतलब है जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो। और क्रिटिसाइज़ कैसे करते हो? समवन वेरी सीवियरली, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्लेट। ठीक है? जैसे द किलिंग ऑफ श्रीलंकन citizen was slated by all Pakistanis। ठीक है जी? सो ये हमारे पास जो है वो स्लेट का मतलब आ गया। ठीक है जी? अच्छा जी, अब हमें जब कोई बात कर रहे होते हैं, तो बात करते-करते हमें किसी चीज़ पे ज़ोर देना होता है, ठीक है? किसी चीज़ को ज़ोर देना होता है और फिर हम जो है वो उसमें हम कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं? हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोरली का, ठीक है? सोरली, सोरली S-O-R-E S-O-R-E-L-Y और ये हमारे पास एडवर्ब होता है, ठीक है जी? सोरली 7th वर्ड है, आपने अभी इसको याद करना है, सोरली। सोरली का मतलब हमारे पास क्या होता है? शिद्दत से, वेरी मच, ठीक है जी? जैसे अम, कितने ऐसे हैं जो मतलब ये जुमला हो सकता है आई वांट दिस जॉब सोरली। कइयों का ड्रीम है कि मैंने जो है वो सब इंस्पेक्टर बनना है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन वो ड्रीम तब जो है वो चूर-चूर हो जाता है, जब आप देखते हो कि पेपर के अंदर 40 नंबर की स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इंग्लिश है, ठीक है जी? और उसके बाद 40 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका हमारे पास कंप्यूटर का सेक्शन है और ये कंप्यूटर का सेक्शन वो है जिसमें अभी ईमेल्स करना, पावर पॉइंट के जितने भी हमारे पास जो है वो सेक्शंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। खैर इंग्लिश की बात कर रहे हैं और ये इंग्लिश का सेक्शन वो वाला सेक्शन है कि ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो फिर बाद में हम कहते हैं, "ओ खैर है, कोई नहीं गल वेखी जाएगी जो होएगी।" लेकिन फिर जो हुंदी है वो वेखी नहीं जाती है। ठीक है? इसलिए इन चीज़ों को बड़ी ढंग से समझ लीजिएगा अभी हम ना अभी समझ रहे होते हैं कौन-सा इसी ने आ जाना है, ठीक है? लेकिन यही जो है वो वर्ड्स होते हैं रिपीटेड जो है वो पूछे जाते हैं। देन हमारे पास जी अगला वर्ड है सिंड्रोम के नाम से और सिंड्रोम किसे कहते हैं? ये सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के ज़िम्मे में आता है। सिंड्रोम कैसे कहते हैं? जब आप किसी को कोई मेंटल कुछ सिम्पटम्स आ जाती हैं, ठीक है जी? इसका मीनिंग हमारे पास होगा अ सेट ऑफ मेंटल सिम्पटम्स जो है मेंटल सिम्पटम्स जो है वो ये कहलाता है। मेंटल डिसऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? आप पता है जाते-जाते ही हम लोगों को कह रहे होते हैं और यार तेनू कोई सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है? सो कुछ भी सिंड्रोम हो सकता है जिसकी सिम्पटम्स जो होती हैं, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, फिजिकल सिम्पटम्स भी होते हैं। सॉरी ये मेंटल नहीं, अ सेट ऑफ मेडिकल सिम्पटम्स मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये मेडिकल सिम्पटम्स जो है वो, ठीक है जी? सो ये सिंड्रोम होता है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम लिए बगैर लिख देते हैं चलिए ही इज़ अ पेशेंट विथ डायबिटीज सिंड्रोम, डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके जी, ये हमारे पास 8वाँ वर्ड है। आज हमारे वर्ड भी कुछ ईज़ी हैं और हम जो हैं वो करेंगे भी 10 क्योंकि आज की क्लास 40 मिनट्स की होगी और देन हम जो है वो नाम है वर्ड हमारा है वो है सिंथेटिक।
SYNTHETIC। सिंथेटिक जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी, एडजेक्टिव होता है। अच्छा जी, इसमें एडजेक्टिव तो है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज जो कि फाल्स होती है, कोई ऐसी चीज जो कि रियल नहीं होती है, ठीक है, वो सिंथेटिक कहलाती है, ठीक है। सो आपको पता है जब व्हेन यू हैव टू फ्रेंड्स, कोई दो दोस्त हैं, वो आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम्हारी दोस्ती का, ये तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है ना ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, दैट मीन्स कि वो जो है वो फेक है। दिस अपेरेंट, इसका जुमला बना रहे हैं, अपेरेंट फ्रेंडलीनेस इज completely synthetic। सो ये हमारे पास जो है वो सिंथेटिक का है जुमला। और देन हमारे पास बड़ा इजी वर्ड है, हमारी लाइफ में हम इन्हें काफी दफा यूज करते हैं, दैट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव, अच्छा ये टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव भी एडजेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, और टेंटेटिव हमारे पास होता है जब आप सर्टन नहीं होते हो किसी चीज के बारे में, when you're not certain about something, ठीक है, जब कोई चीज जो है वो नॉट फुली डिवेल्प्ड होती है, डिवेल्प होती है। सो टेंटेटिव में हम जो है वो his या इमरान्स प्लान, इमरान्स टेंटेटिव टू विजिट करतारपुर was not finalized by his friends। ठीक है जी। सो ये है हमारे पास टेंटेटिव जो है वो हाइपोथेसिस और टेंटेटिव स्टेटमेंट, यस दैट्स फाइन। अब हम देखते हैं, टेस्ट ऑफ माइंड करते हैं कि हमारे पास जो है वो 12 माइंड्स हैं। अब जरा हम आपकी स्क्रीन से ये वर्ड्स जो हैं वो हटाने लगे हैं, स्क्रीन से वर्ड्स हटा के जरा अपने किताबों या नोटबुक्स में वो उनमें करें बंद, और जरा चैट बॉक्स में लिखिए ये वर्ड्स जो हैं जो याद हुए हैं। देखते हैं कि ये 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये याद भी हुए हैं या नहीं हुए। जरा लिखिए, मीनिंग्स नहीं लिखे, सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं। स्वैम, इंस्यू, हाइपोथेसिस, इंटॉक्सिकेटेड, रिप्राइजल्स, लेट, सोरले, syndrome, सिंथेटिक और टेंटेटिव। जरा लिखिए, अपने जरा चेक करें कि आपको बैठे बैठे यहाँ पे याद कितने हुए हैं। अगर कोई भी याद नहीं हुआ तो फिर परेशानी की बात है, और अगर आपको सारे याद हुए हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। तो जरा अपने आप को चेक कीजिए। गुड, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। और बाकी जो है वो ओके, गुड, वेरी गुड, ऑलराइट, ओके, ओके जी, दैट्स वेरी गुड कि आप सब जो है वो बड़े ढंग से इसको जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो अब हम जो है वो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेक्शन हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, दैट इज नोन एज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? हमने पहले भी इनको समझा हुआ है। PHRASALVERBS वर्ब्स। आज के फ्रेजल वर्ब में हमारे पास जो है क्राई, महंगाई इतनी है हर बंदा ही क्राई कर रहा है, बेचारा रो रहा है। तो इस आज हम जो है वो हमारा जो टाइटल है, हम जो फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे वो भी क्राई से है। अच्छा, क्राई से पता नहीं क्यों सबको इमरान खान सब याद आ जाते हैं, हालांकि उनका तो बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है महंगाई से। महंगाई तो वो खुद उन्हें नहीं पता चला कैसे हो गई है। तो खैर, क्राई से याद आ गई बात, मैंने कहा चले आप सुना ही दें, बता ही दें। आगे जो है वो चलते हैं। अब हम जो है वो पहला हमारे पास जो पिछले पेपर्स में हमसे पूछा जा चुका है वो है क्राई डाउन। अच्छा, ये वर्ड्स को डाइसेक्ट करना, पेपर्स में से निकालना, उसके बाद आपको समझाना, समझाने के बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाना कि आप ढंग से तैयारी करते चले जाएं, ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। आपका हर सेशन जो है उसमें किसी भी सेशन को तैयार करने से पहले कोशिश होती है कि वो मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट कमिटेड वर्ड्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाई जाएं। बड़े ध्यान ध्यान से सुना कीजिए। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई सेशन हमारा लेट शुरू हुआ हो,
मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कि 2017 से लेके अभी तक जो है वो सेशन हमारा जो है वो लेट हुआ है। तो बट फिर भी जो है आप लोग अपनी जो है वो पूरी कोशिश किया करें और पूरी तरह से इनको जो है वो तैयार करने की कोशिश करें। वेल जी, क्राई डाउन का मतलब होता है जब किसी चीज की कदर कम हो जाती है। ठीक है, डेप्रीशिएट करना। अच्छा जी, मान लीजिए कि हमने जो है वो क्या किया, मेरे पास बैंक में 50-100 रुपया था। उस 100 रुपीज की पहले मैं जो है वो चीजें ज्यादा ले सकता था, लेकिन अब जो है वो चीजें उससे कम हो जा आती हैं। ठीक है, तो वो मेरी करेंसी डेप्रिसिएशन की तरफ चली गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन की तरफ चले गए। इसी तरह से कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इदारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस एक इदारा है, वो क्या रोल कर रहा है, लोगों के वर्ल्ड के अंदर पीस उसका काम होता है ना, अमन और ईमान की सूरत हाल कायम रखना। यूनाइटेड नेशंस रोल इन मेंटेनिंग पीस इज क्राइंग डाउन। ओके जी, ये इसका जुमला हो गया। हमें पहला जो है वो क्राई डाउन का पता चल गया। ये फ्रेजल वर्ब जो है वो मुश्किल होते हैं, जिस तरह से अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें जो है वो ये आगे डैश दी होती है, हमें समझ ही नहीं आती इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है क्राई फॉर। अच्छा याद रखिएगा, ये फॉर जब भी इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब है, फॉर का मतलब है वो किसी के लिए रोता रोता मर गया। अब वो पता नहीं किसके लिए रोता रोता मर गया, वो रोमियो है शायद, जूलियट के लिए मर गया। क्राई फॉर का मतलब होता है आप जब रो रहे हो किसी चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो रोते हैं किसी चीज के लिए, तो हम जो है वो कहते हैं ही इज क्राइंग फॉर टॉय। टू क्राई फॉर किसी चीज के लिए रोना। ठीक है, और क्राई अप का क्या मतलब होगा, जो कि तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, क्राई अप। क्राई अप, अप का मतलब क्या होता है, जब आप देखें, जब आप कोई एक बंदा है वो हमेशा, मिसाल के तौर पर मान लीजिए अली की एक, चले अली तो हमारे पास भी हैं, कोई स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, एबीसी एक बंदा है, एबीसी ने एक मेडिसिन बना ली, एबीसी ने कोई नई इन्वेंशन बना ली। ठीक है, जिस तरह से उसने कोई चीज इजाद कर दी। अब वो जिस भी महफिल में बैठता है वो एक ही बात करता रहता है, यार ये जो मैंने चीज बना ली है ना, वो कमाल है यार, अगर ये ना होती तो दुनिया ही खत्म हो जानी थी। तो वो क्राई अप कर रहा होता है। जब हम क्राई अप का मतलब क्या होता है, टू प्रेज, जब आप जो है वो तारीफ करते चला जाते हो। ठीक है, और वो कौन से वाली प्रेज जो है वो टू मच। ठीक है, टू प्रेज, टू मेक मच ऑफ। तो बहुत ज्यादा इसकी जो है वो करती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं द इन्वेंटर ऑफ जोल्टा। जोल्टा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक्स has always cried up for their invention। ये होता है हमारे पास क्राई डाउन, फॉर एंड अप। अब मुझे ये बताइए कि आप जो हैं जिसको क्राई डाउन का मतलब पता चल गया, अगर पेपर में आए क्राई और आगे डैश हो और आपको दिया हो इसमें से डाउन लगेगा, फॉर लगेगा, अप लगेगा, तो आप सेलेक्ट करना है। वो तो चैट बॉक्स के अंदर डन लिखें कि हमें जो है वो पता चल गया कि ये क्राई और ये हमें फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज करने हैं। क्राई के बाद जो है हम थोड़ा सा इजी आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया, जरा बताइए चैट बॉक्स में डन लिख के कि आपको पता चला ये जो हमारे पास है। आपने इस पे डन लिखा। अच्छा, किसी को भी नहीं पता चला इन तीन छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स का। ओके, या आपको मेरी आवाज आ रही है, किसी ने भी नहीं लिखा, या तो समझ नहीं आई या फिर पता नहीं चला, तो कुछ लिखेंगे तो पता चलेगा जी। अमीरुद्दीन साहब है वो। गुड। ओके जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कट। कट से मुतल्लिक भी क्वेश्चंस बहुत दफा आता है। कट। अच्छा, जब हम कट के आगे खाली जगह आती है तो हमारे नौजवान जो है वो वहाँ पे खाली जगह ही छोड़ आते हैं नंबरों के लिए। वो कहते हैं कि कट के साथ सिर्फ एक ही चीज आ सकती है कि भाई कट यहाँ पे लिखा है, वहां पे ऑफ ही आना है, और वो हमेशा फिर नंबर भी उनके ऑफ हो जाते हैं, नंबरों का सिलसिला भी बंद हो जाता है। वो जैसे एक बच्चा था ना, वो पेपर में उन्होंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया कि बेटा बताओ जरा जमीन गोल है,
वो नीचे लिख के कहता हूँ साथ सर जी ऐनक लगा के भाਵੇਂ ਵੇਖ लो जमीन गोल ही है, ठीक है। तो सर ने भी फिर उस पेपर के ऊपर लिख दिया कि बेटा चाहे तुम भी ऐनक लगा के देखो नंबर भी गोल ही है, ठीक है। तो जब हम भी फिर कट ऑफ ही लगाते रहते हैं फिर नंबर भी कट हो जाते हैं। पहला हमारे पास कट का जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है कट डाउन। अच्छा देखिए, डाउन का मतलब हमेशा होता है नीचे चला जाना। अब वो कट का मतलब है, कट डाउन का मतलब होता है डिमिनिश करना, खत्म करना, कम करना, ठीक है जी। अब देखें, हम कह सकते हैं अली शुड कट डाउन हिज एक्सपेंडिचर। अली भी आज सोचता होगा सर को मेरा नाम पता चल गया है तो आज सर ने मेरे ही एक्सपेंडिचर्स कम करवा देने हैं। तो कट डाउन के बाद हमारे पास अगला जो है फ्रेजल वर्ब वो है कट ऑफ, ठीक है जी, कट ऑफ। अब ये ऑफ का क्या मतलब है, देखें अगर कोई पत्ता है ना, कोई लीव है, कोई दरख्त के साथ है, उसे आप वहां से ऑफ कर दोगे ना वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ का मतलब होता है किसी को किल कर देना, किसी को मार देना, खत्म कर देना, ठीक है। सो जैसे हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि अली नहीं यार, अब अली नहीं, अली अब कुछ और कर लेते हैं। सलमान माय फ्रेंड वॉज कट ऑफ इन हिज प्राइम एज, कि मेरा जो दोस्त सलमान है वो कट ऑफ हो गया, उसको उसकी डेथ हो गई, ठीक है जी। अच्छा एक मजे की बात ये है, इसमें सबसे जो बड़ी कंफ्यूजन होती है ना वो अब ये है, जब जुमले में आ जाता है लिखा हुआ कट ऑफ ही लिखा होता, कट आउट लिखा आ जाता है। अब हम ये समझते हैं कट आउट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। अच्छा कट आउट का मतलब देखिए, आप ना कोई सालगिरह देखें, उसके अंदर ना केक अगर आपके पास होता है, अब केक को आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर किसी एक की सालगिरह है, उसको ये कहते हो कि चलो यार इसकी सालगिरह है, इसके लिए मैंने केक जो है वो कट कर दिया। सारे का सारा केक तो नहीं, उसको कहते हैं ना मुंह खोलो और सारे का सारा केक उसको दे दिया, एक सर्टन सा पोर्शन किया, सर्टन पोजीशन केक की काटी, और जो है वो आपने वही उसको खिलाया, सर्टन। कट आउट का मतलब है बड़े हिस्से में से कट आउट कर लेना किसी अच्छी चीज को और वो दे देना। ये कट आउट ऐसा भी हो सकता है कि पूरी क्लास में से एक ढंग का बच्चा उठाया उसको बाहर निकाल लिया। ये कट आउट का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी पोजीशन के लिए जो है वो आपको बुला लिया जाए, जैसे अली वॉज कट आउट फॉर सब इंस्पेक्टर बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। ये हमारे पास कट आउट हो गया, ठीक है जी, ये हमारे पास छठा था, ठीक है जी। सो ये हमें कट आउट का पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कट आउट के बाद दो इम्पोर्टेंट लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन वाले फ्रेजल वो बचते हैं कट के बाद जो है, जैसा कि 7वें नंबर पे हमारे पास है कट इन। अच्छा इन जैसे हम इन कहते हैं तो हम ये कहते हैं यार इनका मतलब तो होता है अंदर आना, ठीक है। अच्छा देखें, कटिन कटिन कटिन, जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं ना, स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जब कोई तीसरा जो है वो दरमियान में आ जाए और आके उनको कट इन कर दे, उन्होंने बस भाई मेरी सुनो पहले, वो होता है कट इन करना, ठीक है। जब जो है वो कोई बात कर रहा होता है आप उसकी बात काट देते हो वो कट इन हो जाता है, ठीक है। और आखिरी हमारे पास आज का वर्ड है कटअप। कटअप क्या होता है, कटअप का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप कहीं किसी जगह पे बैठे हुए हैं, इंटरव्यू के अंदर, अपने के अंदर बैठे हुए हो, इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं आता, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होगा, अब आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने कहा ओ यस यही तो मैं चाहता था, अब आपने वो जो कट अप है वो बेसिकली वो सिचुएशन है जब वो डिस्ट्रेस में चले गए हो, ठीक है। सो आई वॉज कट अप एट द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यूअर। अच्छा जी, ये हमारे जो है वो फ्रेजल वर्ब से आज के। तो अभी जरा अपनी ईमानदारी से जरा लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोग, कितने ब्रिलियंट माइंड ऐसे हैं
जो ये जिन्हें अभी तक हमने जो पढ़ा है उन्हें लगता है कि सर हमें समझ भी आ गया है और हमें पता भी चल गया। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, तो हम जो है वो इनको आसानी से डन कर लेंगे। तो कितने हमारे पास लोग ऐसे हैं जिनको ये यकीन है कि हम जो है वो ये कर सकेंगे? हाउ मेनी ऑफ देम? ओके, ओके, दैट्स फाइन। ओह वाओ! माशाल्लाह जी। हमारे पास सिर्फ इतना है जिनको जो है वो जो माशाल्लाह से डन है सारी की सारी प्रोसीडिंग्स के साथ, सारे के सारे जो हैं वो कामों के साथ। अच्छा जी, अब हम वेरी गुड, वेरी गुड जी। सो अब हम जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स कल के दिन ना, कल हम जो है ना वो टेस्ट लेंगे आपका। कल टेस्ट हमारा हो सकता है और हमें जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, अच्छा जी, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जॉइन करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है, जो इस्लामियात और उर्दू का पोर्शन जो था, वो इतना-इतना ही है हमारे एग्ज़ाम्स में कि वो 4-4 नंबर का ही था। यानी कि हार्डली 10 नंबर थे, तो अब हमारे पास जो है वो बेसिक मैथ के लिए हमें जॉइन करेंगे इफ्तिखार अहमद चीमा साहब जो हैं वो, ठीक है? तो वो हमें जो है वो कल से ऑनवर्ड्स, कल से 1 हफ्ते में 1 दिन जो बेसिक मैथ के मुतल्लिका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, कैसे-कैसे आपने करना है, फ़ीसद कैसे निकालते हैं कि जो जो क्वेश्चन्स आते हैं वैसे ही क्वेश्चन्स जो हैं वो मुझे भी हमेशा अपने कमीशन के एग्ज़ाम्स में, इवन जब मेरी ये जो लास्ट एलोकेशन हुई थी उनमें भी उनके अंदर वो के पोर्शन कम था कि अली की उम्र 12 साल है, उसकी छोटी बहन की उम्र 8 साल है, तो बताएँ इनके दादा-अब्बू की कितनी उम्र हुई? ठीक है? या अली के हाथ में 5 किताबें हैं, उसकी छोटी बहन के हाथ में 3 किताबें हैं, तो बताएँ अली कितनी किताबें उसको दे दें और उसकी कितनी किताबें ले लें, तो आसमान पे जो टोटल सितारे हैं वो कितने हो जाएँगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन्स आपको नहीं लगता कि काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले होते हैं? तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ, पता नहीं वो कैसे बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन्स। तो ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे कि हमने इनको परसेंटेज कैसे निकालनी है, हमने किस तरह से जो है वो आंसर्स देने हैं, हमने जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शंस कैसे हैं, हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं कि जिससे हमारा जो है और वो भी आपको पता है कि हमारे पास तकरीबन कोई 5 से 10 नंबर के पोर्शन होगा, तो इसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, हमारा मेजर फ़ोकस होगा हमारे पेपर का जो सिलेबस है, हमारे पास जो है वो इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश के साथ-साथ कंप्यूटर साइंसेज़ में और ये 2 सेक्शंस प्लस हमारे पास डेफ़िनिटली जनरल नॉलेज चलेगा, बेसिक मैथ चलेगा और साइंस एंड एबिलिटी चलेगी बट उनके क्वेश्चंस चूँकि कम आएँगे, इससे उनकी क्लासेस भी रिलेटिवली कम होंगे। ठीक है जी, तो कल के लिए हम जो है वो बेसिक मैथ की क्लास लेंगे। अभी ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, अगर आप कॉपी करना चाहें तो कर लें। और अभी जो है मैं असाइनमेंट आपको एक दूँगा और असाइनमेंट से मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप इस काम को ढंग से ख़त्म करेंगे और बड़े ईज़ी-ईज़ी से ये जुमले हैं, बार-बार पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपने ना अपनी मैट्रिकुलेशन के अंदर ये पढ़े हैं, ये असाइनमेंट है जी। और गो के हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मॉरली मैं आपको ज़रूर पाबंद करूँगा कि ये कल सुबह 10 बजे तक असाइनमेंट जो है वो ये चाहिए। ठीक है जी, कि आपने इसके जो है वो जुमले मुझे बना के ग्रुप के अंदर भेजे हों और जो नहीं भेजेगा, फिर हम जो हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सबको 1-1 कप चाय जो है वो पिलाएँ। तो वो चाय फिर ऑनलाइन ही चलेगी ग्रुप के अंदर, लेकिन वो फिर जो चाय पिलाएगा ये समझा जाएगा कि वो लापरवाह इंसान है, उसने अपना काम नहीं किया। तो ये मॉरली जो है वो एक थोड़ी-सी ऑब्लिगेशन होगी। सो ब्लाइंड एली इडियम्स हैं, इसको आपने जो है वो उसका जुमला ढूँढना है। मैं बता देता हूँ, ब्लाइंड एली का मतलब ये होता है जब कोई बिल्कुल कोई काम है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कोई बंदा है, बेचारा कोई काम कर रहा है, कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, लेकिन उसके करियर में एक मुकाम वो आता है, उसे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कोई कोशिशें कर रहा है, वो कोशिशें ख़त्म होती चली जाती हैं। उसके करियर में उसको लगता है कि अब तो मैं ब्लाइंड एली में चला जाता हूँ, ठीक है? वो ब्लाइंड एली है, ठीक है? और ब्लाइंड एली जैसे देखें कोई अंधा है, मैं मतलब इस एली का मतलब होता है गली। एक अंधा है, वो गली के अंदर दाखिल हो जाए, उसे पता ही नहीं चलता अब मैंने करना क्या है। ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है? हमने इस इडियम को भी समझ लिया। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास इडियम है टू वेव द ब्लडी शर्ट, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट इडियम है। टू वेव द ब्लडी शर्ट इसका मतलब ये होता है दुश्मनी इन 2 ग्रोहों के दरमियान चल रही हो ना, तो बात खत्म होने वाली हो तो कोई जो है वो खून लगा के शर्ट है लहरा दे।
कि लो जी हमने फिर को बंदा मार दिया है। तो ये क्या मतलब होता है कि उसने वेव कर दिया ब्लडी शर्ट्स को, कि जी उसने दोबारा से जो है एक नया जख्म जो है वो ताज़ा कर दिया। ठीक है, वो होता है वेव द ब्लडी शर्ट। ठीक है, कि बात खत्म होने वाली हो, उन्होंने फिर जो है वो वेव द ब्लडी शर्ट कर दी। ठीक है, इसका मतलब है आप किसी से दुश्मनी जो है वो जिंदा रख रहे हो। मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ, मुझे जुमले चाहिए इसके आपसे। ठीक है, तो अच्छा आपने अक्सर सुना होगा उर्दू में हम कहते हैं यार तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती, कभी तुम पल में तोला होते हो पल में माशा हो जाते हो। वो होता है इडियम्स, टू ब्लो हॉट एंड कूल। ये सब मैंने पास्ट पेपर से लिए हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टू ब्लो हॉट एंड कूल, ये इसका भी ये है, पल में तोला और पल में माशा वाली सिचुएशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, सो अच्छा देखें, आसमान कहते हैं ब्लू, ब्लू होता है ना, आसमान होता है। अच्छा कभी ऐसा हो कि आसमान से ना अचानक से जो है ना वो ओले बरसना शुरू हो जाए, जैसे सियालकोट में भी पिछले कुछ दिन पहले हुआ था। तो वो आउट ऑफ द ब्लू होता है। कभी कभार ही कोई चीज, आसमान नीले रंग का होता है, अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाने। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि इट इज आउट ऑफ द ब्लू दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज कट डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, कि खान साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 50 रुपये कर दी हैं। तो ये आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा, कि ऐसी चीज जिसकी समझ ही नहीं आती है। अच्छा ये ब्लू बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लू के साथ एक और इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ब्लू ब्लड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी बंदे का खून नीला है तो उसको हमने कह दिया ब्लू ब्लड। जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अमीर लोगों से मतलब वो भी नहीं है कि जो अमीर ही होते हैं, जो कल्चर के लिहाज से रिच होते हैं, जो कोई जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, ये यार यूं कह लो जो काइंड हार्टेड होते हैं ना, जो नफीस इंसान होते हैं। जैसे आपकी क्लास के अंदर इमरान घुम्मन साहब है, बड़ी नफीस इंसान है। ठीक है, और इस तरह से आप सब भी होंगे, ये सब किसी ब्लू ब्लड है। ठीक है, हम कह सकते हैं इमरान इज हैविंग ब्लू ब्लड। ठीक है जी, एक अजीम इंसान है। ठीक है, अच्छा जी छठे नंबर पे जो है वो हमारे पास है टू मेक अ ब्लू प्रिंट ऑफ। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट, टू मेक है ब्लू प्रिंट ऑफ। जुमला आप बनाएंगे इसका, इसका मतलब होता है कोई प्लान बनाना दोस्तों के साथ मिलजुल के। ठीक है, मेक ए ब्लू प्रिंट ऑफ। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास है टू बी इन द सेम बोट। टू बी इन द सेम बोट, इसका क्या मतलब होता है, जब आप सबके साथ एक जैसी, एक आइडियाज, एक ही चीज, एक ही सिचुएशन में बैठे हुए हो, आप एक ही कश्ती के मुसाफिर हो। ठीक है, एक ही कश्ती के मुसाफिर हो। तो 10 कर लेते हैं, और उसमें आठवां हमारे पास है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा बोल्ट जो होते हैं ना, अमूमन आपको पता है गन वगैरह का ही होता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये होता है यार आसमान की तरफ से कोई ऐसी, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मुसीबत आन पड़े, जैसे एक बंदा है वो बेचारा जा रहा है और उसको जो है वो उसके रास्ते में डेथ हो जाए। सो ये हमारे पास 8 हैं, 2 इडियम्स मजीद हैं, वो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप वहाँ पे करेंगे। टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कल इनकी असाइनमेंट मुझे 10 बजे तक आप भेज देनी है। आज का सेशन थोड़ा शॉर्टर है, यहाँ तक ही हम रुकेंगे, लेकिन काइंडली क्लासेस को टाइम से ज्वाइन किया करें और टेस्ट को ढंग से लिया करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वरना जो है वो, हाँ 10 कल सुबह 10 बजे तक, शाम 4 बजे तक भेज दीजिए, लेकिन भेज दीजिए। ठीक है जी, आज का सेशन हमारा यहीं तक है, और आप रेगुलर क्लासेस नहीं मिस ना कीजिए, ताकि आप जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ गामजन हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके 2 रिमेनिंग एडियम्स हैं, वो मैं आपको